दिशा आराम से अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसकी सास कुसुम आकर दिशा को उठाती है। अरे बहू, आज तू सोती रहेगी क्या? आज तुझे पानी पूरी लेकर नहीं जाना क्या? अरे माँ जी, मैं तो भूल ही गई। अच्छा हुआ समय रहते आपने मुझे उठा दिया। इतना बोलकर दिशा फटाफट तैयार हो जाती है और पानी पूरी का ठेला तैयार करने लगती है। अपनी बहू को इतनी मेहनत करता देख कुसुम दिशा से बोलती है। बहू, मैं जानती हूँ कि तू इस घर को चलाने के लिए कितना सब कुछ कर रही है। एक समय ऐसा था कि पानी पूरी तेरी फेवरेट हुआ करती थी। तभी तो हम सभी लोग तुझे लालची पानी पूरी वाली बहू कहा करते थे। लेकिन तुझे पानी पूरी इतनी ज्यादा पसंद थी कि तू रात में छुप छुप कर उठ उठ कर पानी पूरी खाया करती थी। और आज तुझे खुद पानी पूरी बेचना पड़ रहा है। बोलते बोलते कुसुम उदास हो जाती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए दिशा अपनी सास को खुश करने के लिए बचकाने हरकतें करने लगती है। क्या माँ जी, आप सुबह सुबह सैंटी हो रही हो? अगर आप इसी तरह से रोना धोना लगाकर बैठोगी ना तो मैं पानी पूरी के पानी में आपके आंसू मिला दूंगी। और आप नहीं जानते मैं खुद को कैसे कंट्रोल करती हूँ। आपकी कसम खाकर कह रही हूँ, एक भी पानी पूरी नहीं खाती। पर आप इस तरह से बातें करोगी ना तो मैं खड़े खड़े अकेले ही सारी पानी पूरी खा जाऊंगी। हाँ हाँ, नहीं होती सैंटी। अब चल अपना ठेला लेकर जा, वरना सुबह वाले जो ग्राहक होंगे ना वो भाग जाएंगे। और मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर वहीं आऊंगी। फिर हम दोनों सास बहू मिलकर पानी पूरी बेचेंगे। अब दिशा अकेले ही अपना पानी पूरी का ठेला लगाकर बेचना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद एक सब्जी वाला जिसका नाम हरिओम था वो दिशा के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी पानी पूरी बिल्कुल तुम्हारी तरह टेस्टी है, पर हमको एक बात समझ नहीं आता कि तुम्हारा मर्द काम नहीं करता जो तुम पानी पूरी बेचती हो। हरिओम दिशा का रोज का ग्राहक था, इसलिए दिशा नहीं चाहती थी कि उसका एक भी ग्राहक कम हो। इसलिए जब भी हरिओम उसके पानी पूरी खाने के बहाने बात करता तो दिशा भी उससे बात करने लग जाती और हमेशा उसे बेवकूफ बनाकर उससे पैसे ज्यादा ले लिया करती, या तो फिर उसे जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा पानी पूरी खिला दिया करती। पर आज दिशा ने कुछ और ही सोच रखा था। हरिओम जी, मेरी मदद तो वो तब करवाएंगे ना जब मेरे साथ रहते होंगे। हमारे ऊपर जब गरीबी का पहाड़ टूटा, हमसे सब कुछ छीन लिया गया, तो मेरे पति मुझे और मेरी सास को छोड़कर अकेले भाग गए क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे। हाँ? पर दिशा जी, तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? अगर तुम लोग अच्छे घर से थे तो आज पानी पूरी क्यों बेच रही हो तुम? हरिओम जी, हमारी ये हालत भी मेरे उस निकम्मे पति की वजह से हुई है। मेरे ससुर जी का एक छोटा सा बिजनेस था। मेरे ससुर जी के खत्म हो जाने के बाद सारा बिजनेस अकेले मेरे निठल्ले पति ने संभालना था। पर उसे तो अय्याशी करने की आदत थी। उसने बिजनेस नहीं संभाला और हमारा बिजनेस डूब गया। फिर क्या था, हम करोड़पति से रोडपति बन गए। और मेरा पति वो ऐसा निकला जो हमें मुसीबत में डालकर भाग गया। ये सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है जी। दिशा जी, हमें तो अगर आप हमारी बीवी होती ना तो हम आपको कभी नहीं छोड़कर जाते और ना ही आपको कभी पानी पूरी बेचने देते, बल्कि हम तो आपको अपने हाथ से पानी पूरी खिलाते। हरी जी, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते तो आप मुझे अपनी सब्जियां फ्री में क्यों नहीं दे देते? जैसे पानी पूरी के लिए मुझे आलू और चने की जरूरत पड़ती है, अगर आप मुझे मुफ्त में दे देते तो मेरी थोड़ी मदद हो जाती। बस इतनी सी बात? पहले कहा होता तो आज तुम मुफ्त के आलू ले रही होती मुझसे। पर कोई बात नहीं, अब से हम तुम्हें तुम्हारी पानी पूरी के लिए भी और घर के लिए भी मुफ्त में सब्जी देंगे। इस तरह से दिशा अपना एक ग्राहक तो जोड़ती ही जोड़ती है, साथ ही साथ सब्जी वाले को बेवकूफ बनाकर उसे मुफ्त की सब्जियां भी लेने लगती है। समय के साथ दिशा का लालच बढ़ने लगता है और वो सोचती है कि क्यों ना कुछ परमानेंट ग्राहक बांध लिया जाए। अगर कभी बिक्री कम भी होती है तो उसका नुकसान ना हो। इसलिए पानी पूरी खाने के लिए जो भी दिशा के ठेले पर आता, दिशा उनसे मीठी मीठी बातें करने लगती। क्या आपकी राशन की दुकान है? काश मैं भी आपकी तरह बड़ी सी राशन की दुकान खोल पाती, पर यहाँ तो कुछ बचता ही नहीं है। पानी पूरी बेचकर जो भी पैसे आते हैं वो पानी पूरी का सामान लेने में ही खर्च हो जाता है। बाकी के बचे हुए पैसे से तो जैसे तैसे घर चला पाती हूँ मैं। अरे तुम दुखी क्यों होती हो? गोलगप्पा बनाने का जितना भी सामान चाहिए तुम मेरी दुकान से ले जाना, बिल्कुल मुफ्त में, और कभी कभी घर का भी ले जाना। बहुत बड़ा दिल है मेरा। वो तो दिख रहा है सर,
अच्छा ये लीजिए ना 2-3 पानी पूरी मेरी तरफ से एक्स्ट्रा खा लीजिए। आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं तो मैं आपको 2-3 पानी पूरी तो मुफ्त में खिला ही सकती हूँ। इस तरह से दिशा राशन वाले को भी अपनी बातों में फंसा लेती है। ये सब देखकर कुसुम को बहुत अजीब लगता है और रात को जब दिशा अपना सारा पानी पूरी बेचकर कुसुम के साथ घर जाती है तो कुसुम अपनी बहू को समझाने लगती है। बहू, जो तू कर रही है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तू अपनी पानी पूरी को बेचने के चक्कर में इतनी लालची हो चुकी है कि तुझे नजर नहीं आ रहा कि तू लोगों के एहसानों के तले दबती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आज जो तुझ पे एहसान कर रहे हैं कल वही लोग तुझ पर एहसान का हर्जाना मांगने लगे। माँ जी, बिजनेस ऐसे ही चलता है और मैंने जिस दिन पानी पूरी का ठेला चालू किया था उसी दिन मैंने कसम खा ली थी जब तक मैं अपने ठेले को दुकान में नहीं बदलूंगी तब तक मैं एक भी पानी पूरी नहीं खाऊंगी। माँ जी, पानी पूरी बेचते हुए कैसे खुद पर काबू रखती हूँ ना मैं, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। कुसुम के बार बार समझाने पर भी दिशा को कुसुम की बातें समझ नहीं आती और वो इसी तरह से लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे मुफ्त का सामान लेकर पानी पूरी बेचने लगती। अब दिशा का पानी पूरी में 1 रुपया भी नहीं लगता और मुनाफा भी बढ़ जाता है। दिशा अपना मुनाफा और बढ़ाने के लिए अब पानी पूरी में मिलावट करने लगती है। बहू, हमारा काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है और जल्द ही तू अपनी दुकान खोल लेगी। और वैसे भी पानी पूरी को बनाने में जो भी सामान लगता है वो तू खरीदती तो है नहीं, तुझे मुफ्त में मिलता है सब कुछ। फिर तू पानी पूरी में मिलावट क्यों कर रही है? माँ जी, आपने भीड़ देखी है कितनी हो जाती है। लोगों की इतनी डिमांड है हमारी पानी पूरी की कि दोपहर में ही हमारा पानी पूरी खत्म हो जाता है और हमें खाली हाथ घर आना पड़ता है। बस इसीलिए मैं मिलावट कर रही हूँ ताकि हमारी पानी पूरी की दुकान शाम तक चलती रहे और ग्राहकों की भी लाइन लगी रहे। पर बहू, इतना लालच नहीं। माँ जी, ये लालच नहीं है, सब ऐसा करते हैं। इस तरह से मिलावट करके दिशा अपनी दुकान बनाने की सोच लेती है और बहुत जल्द दिशा पानी पूरी के ठेले से अपनी खुद की पानी पूरी की दुकान खोल लेती है। और जिस दिन वो पानी पूरी की दुकान खोलती है उस दिन वो अपने हाथों की बनाई हुई पानी पूरी खाती है। जब दिशा अपने हाथों की पानी पूरी टेस्ट करती है तो उसे पानी पूरी का स्वाद बहुत गंदा लगता है और तभी एक औरत दिशा की दुकान पर आती है और उससे कहती है, अरे बहन, तुम पहले कितना अच्छा पानी पूरी बनाती थी पर अब तुम्हारी पानी पूरी में इतनी मिलावट करती हो कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। अब अपनी पानी पूरी तुम खुद ही खाओ जैसे अभी खा रही थी। एक बात और, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से उस दिन दिशा के एक भी पानी पूरी नहीं बिकते और उसके बंधे हुए ग्राहक भी पानी पूरी लेना बंद कर देते हैं। जिसके बाद दिशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह फिर से पहले की तरह अच्छी पानी पूरी बेचना शुरू कर देती है, वो भी बिना किसी लालच के। और बची हुई पानी पूरी को घर जाकर अपनी सास के साथ खुद भी खाने लगती। अविका अपनी सास रंजना के साथ रहा करती थी। अविका का रंग थोड़ा काला था जिस वजह से उसका पति आशीष उसे छोड़कर चला गया था। आशीष के जाने के बाद रंजना ने अविका को अपनी बेटी की तरह माना था। ऐसे ही एक दिन, रंजना बहन, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपनी काली बहू को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है? तुम कहना क्या चाहती हो बहन? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ रंजना बहन, तुम अपनी जिस काली बहू पर जान छिड़कती हो ना, जिसको तुमने बेटी बनाकर रखा हुआ है, वो तुम्हारी नाक कटवाना चाहती है। तुम्हारी बहू तुमसे झूठ कह रही है कि वो मंदिर जा रही है। अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे किसी गैर मर्द से बात करते हुए। रंजना की पड़ोसन रंजना के कान भरकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब अविका मंदिर से घर आती है तो रंजना अविका से सवाल जवाब करती है। बहू, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तूने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा? मानती हूँ कि मेरा बेटा तुझे छोड़कर चला गया क्योंकि तेरा रंग थोड़ा सा दबा हुआ है, पर मैंने तुझे कभी भी अपनी बहू नहीं बल्कि एक बेटी की तरह प्यार किया। माना कि तेरी सास गरीब है लेकिन मुझे तेरी फिक्र होती है। मैं चाहती हूँ कि तेरा घर बसे। अगर तू किसी को पसंद करती है तो मुझे बता सकती है, और अगर यही बात मुझे किसी और से पता चल रही है तो मुझे कितना बुरा लगेगा। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? एक तरफ आप मुझे बेटी कह रही हैं और दूसरी तरफ मुझ पर ही शक कर रही हैं। मेरा किसी से कोई नाता नहीं है।
मैं नहीं जानती कि किसी ने आपको क्या कहा है। इतना बोलकर अविका रोने लगती है, जिसके बाद रंजना उसे सारी बात बताती है। ये सारी बातें सुनने के बाद अविका रंजना से कहती है, अविका बहू, मैं नहीं जानती कि तेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन अमित अच्छा लड़का है और मैं चाहती हूँ कि तू उससे शादी कर ले और अपना घर बसा ले। माँ जी, आप जिस लड़के की बात कर रही हैं, वो मेरे स्कूल का दोस्त है। वो भी इसी गांव में रहता है। आज जब उसने मुझे मंदिर के बाहर देखा तो बस वो मुझसे हाल समाचार पूछने लगा। मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अब रंजना की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है और वो अविका से माफी मांगती है। समय यूं ही बीतता जाता है और अविका का दोस्त अमित अब धीरे धीरे रंजना से भी बात करने लगता है। इस तरह से रंजना अमित को बहुत अच्छे से जानने लगती है और कहीं ना कहीं अब रंजना अमित को अविका के लिए पसंद करने लगती है। रंजना चाहती थी कि अविका की शादी उससे हो जाए ताकि उसके जाने के बाद अविका अपनी आगे की जिंदगी जी सके। अविका बहू, मैं नहीं जानती कि तेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन अमित अच्छा लड़का है और मैं चाहती हूँ कि तू उससे शादी कर ले और अपना घर बसा ले। पर माँ जी, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, आपके घर की बहू हूँ और आप अपने घर की बहू की विदाई करना चाहती हैं। हाँ बहू, क्योंकि मैंने कभी तुझे अपनी बहू नहीं माना और आज अगर तेरी जगह मेरी कोई बेटी होती ना, तब भी मैं यही करती। मुझ गरीब से जितना बन पड़ेगा मैं उतना करूंगी तेरे लिए। रंजना के कहने पर अविका भी शादी के लिए मान जाती है। बहुत जल्द रंजना अमित के घर जाकर अमित का हाथ अविका के लिए मांग लेती है, पर क्योंकि अविका का रंग थोड़ा काला था, इस चीज का फायदा अमित की माँ उठाने की सोचती है और वो रंजना के सामने दहेज की शर्तें रखती है। देखिए बहन, आपकी बहू में दो कमियां हैं। पहली बात तो ये कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसका पति यानी कि आपका बेटा उसे छोड़कर चला गया है। दूसरा, आपकी बहू का रंग थोड़ा काला है। अब मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगी तो जाहिर सी बात है ना कि थोड़ा दहेज भी लगेगा। आखिर मुझे भी तो समाज वालों को दिखाना पड़ेगा ना। आप चिंता मत करो बहन, मुझ गरीब से जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी। बस मेरी बहू की विदाई होने दो, वो एक खुशहाल जीवन जीने लग जाए। जितना बन पड़ेगा उतना नहीं बहन, कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा दहेज दे सको ताकि देखने वालों का भी मुंह बंद हो जाए। कल को वो ये भी ना कहें कि देखो अमित की माँ अपने बेटे के लिए शादीशुदा बीवी लेकर आई, ऊपर से काली, और हाँ पैसे और जेवर थोड़े ज्यादा दे देना। रंजना बस अपनी बहू का घर बनता हुआ देखना चाहती थी, इसलिए वो अमित की माँ की सारी शर्तें मंजूर कर लेती है। अब रंजना अपने सभी रिश्तेदारों के घर जाकर उनसे उधार मांगती है, पर कोई भी उसे अविका की शादी के लिए उधार नहीं देता। आखिरकार रंजना अपने सारे गहने बेचकर अपना घर गिरवी रखकर अपनी बहू की शादी करवाती है। पर शादी वाले दिन जब अमित की माँ दहेज का सामान देखती है तो उसका मुंह बन जाता है। माफ करना रंजना बहन, पर आपकी बहू की विदाई नहीं होगी। लेकिन वो क्या बहन, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, या फिर मेरी बहू से? गलती तो आपसे ही हुई है ना रंजना बहन, इसमें आपकी उस गरीब काली बहू का कोई दोष नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि दहेज मुझे इतना चाहिए कि देखने वालों की बोलती बंद हो जाए। इतना कम दहेज देखकर तो मेरी जुबान बंद नहीं हो रही है, समाज वालों की क्या होगी। इसीलिए मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ। अब आपकी बहू की विदाई नहीं होगी। अमित की माँ की ऐसी बातें सुनकर रंजना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उससे अपनी बहू की खुशियों की भीख मांगती है। ऐसा मत करो बहन, मेरी बहू के साथ पहले ही धोखा हो चुका है। अगर ये फिर से हुआ तो वो जीते जी मर जाएगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कुछ ही दिनों में आपको और दहेज दे दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद को गिरवी रखना क्यों ना पड़े। रंजना अमित की माँ के पैरों में गिरकर अपनी बहू की विदाई की बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ अमित के साथ अविका आ जाती है। ये सब देखकर अमित को विश्वास नहीं होता कि उसकी माँ इतनी पत्थर दिल की है। जिसके बाद अमित अपनी माँ और वहाँ खड़े सभी लोगों से कहता है, माँ आपने सोच भी कैसे लिया कि सिर्फ दहेज के लिए मैं अविका से शादी कर रहा हूँ? और आंटी जी, आपको दहेज देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे रुपए पैसे गहने आप अपने ही पास रखो, क्योंकि मैं अविका से स्कूल टाइम से ही प्यार करता हूँ और मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अविका से ही।
मुझे फर्क नहीं पड़ता अविका काली है या किसी की छोड़ी हुई पत्नी। और एक बात, अविका की विदाई आज ही होगी और अभी इसी वक्त। हाय मेरा लाल, तू कितना शरीफ और भोला है जो इन लोगों की बातों में आ गया। बेटा ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है। मैं तेरी शादी ऐसे घर में कराऊंगी जहाँ हमें बहुत सारा दहेज मिलेगा, और वो लड़की तेरी तरह गोरी और अमीर होगी, ना कि इसकी तरह काली और गरीब। माँ, अमीर गरीब तो नसीब का खेल है। कई बार राजा भी रंक और रंक भी राजा बन जाता है। और रही रंग की बात, तो वो भगवान का दिया हुआ है, हम इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकते। बेटा तू इस लड़की के लिए अपनी माँ से लड़ाई कर रहा है? एक बार तू खुद को देख और इस लड़की को देख। कहाँ बेटा तू चांद का टुकड़ा, और कहाँ ये अमावस्या की काली रात। कहाँ हम हाई क्लास लोग और कहाँ ये गरीब भूखे नंगे लोग। बस माँ, बस भी करो। अब आप खुद को मेरी नजरों में कितना गिराओगी? अगर माँ अपने विदाई नहीं होने दी तो सोच लेना आपका कोई बेटा नहीं है। नहीं बेटा ऐसा मत बोल, तू मेरी जान है। अगर तू मुझसे दूर हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी। मुझे तेरी सारी बातें मंजूर है। अगर तू कहेगा कि दिन है तो मैं भी कहूंगी कि दिन है। अगर तू कहेगा कि ये काली लड़की गोरी है तो हाँ, ये लड़की गोरी है। बस तू मेरे साथ चल। तू चाहता है ना कि अविका की विदाई हो? ठीक है रंजना बहन, तुम अपनी गरीब बहू की विदाई करो। अब ना चाहते हुए भी अमित की माँ को उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद रंजना बड़े ही प्यार से अपनी लाडली बहू की विदाई करती है और अमित हमेशा अविका का इसी तरह से साथ देता है। गरीब चुन्नी अपने पति रघु और 10 वर्षीय बेटी आंचल के साथ रहा करती थी। चुन्नी और उसका परिवार बहुत गरीब था और अपने घर की आर्थिक स्थिति चलाने के लिए रोज बाजार में जाकर गोलगप्पे बेचा करता था। ऐसे ही एक रात रघु गोलगप्पे बेचकर घर आता है और घर के अंदर जाने से पहले ही बेहोश होकर दरवाजे पर गिर जाता है। ये देख चुन्नी बहुत ज्यादा डर जाती है और भागती हुई अपने पति के पास आती है। रघु जी, आपको क्या हुआ? माँ, पापा को क्या हुआ? वो दरवाजे पर ऐसे बेहोश क्यों हो गए? पता नहीं बेटा, तू जाकर जल्दी से पानी लेकर आ। आंचल जल्दी से घर से एक गिलास पानी लेकर आती है और चुन्नी रघु के ऊपर पानी के कुछ छींटे मारती है। कुछ देर बाद रघु होश में आता है और चुन्नी रघु को सहारा देकर घर में ले जाती है और कहती है, आप ठीक तो है ना? अब बेहोश क्यों हो गए? पता नहीं चुन्नी मुझे क्या हुआ, और 1-2 दिन से मुझे बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही है। आज जब गोलगप्पे बेचकर घर आ रहा था तो अचानक से सर में दर्द हुआ और अब पूरा शरीर भी दुख रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपका सर दबा देती हूँ। और मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ, कल आप बाजार गोलगप्पे बेचने नहीं जाएंगे। पहले आप दवाई लेंगे, उसके बाद ही कहीं जाना है आपको। इस तरह से चुन्नी रघु का सर दबाती है और अगली सुबह रघु को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर रघु के कुछ टेस्ट लिखता है। टेस्ट होने के बाद डॉक्टर रघु को बताता है, रघु जी, आपको डेंगू और टाइफाइड है, इसलिए आप कुछ दिनों तक वो काम ना करें और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखें। पर रघु गरीब था, अगर वो गोलगप्पे नहीं बेचता तो उनकी रोजी रोटी नहीं चलती। इसलिए रघु अपने बारे में ना सोचकर अपने परिवार वालों के बारे में सोचता है और गोलगप्पे की रेडी लेकर गोलगप्पे बेचने के लिए निकलने लगता है। आप गोलगप्पे की रेडी लेके कहाँ चले? डॉक्टर ने मना किया है ना आपको कहीं आने जाने से। चुन्नी, तुम जानती हो ना, गोलगप्पे बेचकर ही हमारे घर की रोजी रोटी चलती है, और अगर मैं भी घर पर बैठ जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? लेकिन आपका इलाज भी तो जरूरी है ना, अगर वो नहीं हुआ तो कैसे चलेगा? मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ चुन्नी, पर मेरी बात को तुम भी समझो। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं अपना इलाज कैसे करवाऊंगा? तुम फिक्र मत करो, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। अब रघु चुन्नी की एक नहीं सुनता और गोलगप्पे की रेडी लेकर निकल जाता है। गोलगप्पे बेचने लगता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, पर रघु के रेडी पर आज कोई खास भीड़ नहीं होती। और तभी वहाँ एक बुढ़िया आती है जो रघु से कहती है, बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम मुझे थोड़े गोलगप्पे खिला सकते हो? उस बूढ़ी औरत को देख रघु सोच में पड़ जाता है और मन ही मन बोलता है, आज मेरी 10 रुपए की भी बिक्री नहीं हुई। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया माताजी। पहली ग्राहक हैं और वो भी फ्री के गोलगप्पे मांग रही हैं।
क्या करूं, एक काम करता हूं, बूढ़ी बुजुर्ग है माता, जब तक इनका पेट नहीं भर जाता तब तक इन्हें थोड़े से गोलगप्पे ही खिला देता हूं। क्या पता इनके जाने के बाद मेरे पास ग्राहकों की लाइन लग जाए। क्या सोचने लगे बेटा, अगर तुम भी मुझे ऐसी भूखी और गरीब औरत का पेट नहीं भरना चाहते तो साफ साफ कह दो, मैं किसी और से मदद मांग लूंगी। नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी दुकान पर आए अपने किसी भी ग्राहक को निराश नहीं जाने देता। आपको जितने गोलगप्पे खाने हैं आप खा लीजिए, और तब तक खाइए जब तक आपका पेट नहीं भर जाता। इस तरह से रघु अब उस बूढ़ी औरत को गोलगप्पे खिलाने लगता है और देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत रघु के सारे गोलगप्पे अकेले ही खत्म कर देती है। ये देखकर रघु बहुत हैरान होता है और निराश होकर मन ही मन कहता है, माता जी कितनी ज्यादा भूखी थी जो इन्होंने अकेले ही मेरे सारे गोलगप्पे खत्म कर दिए। अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। रघु ही सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वो बूढ़ी औरत रघु से कहती है, बेटा तुम एक बहुत नेक इंसान हो, आज तक इतना पेट भर के मुझे किसी ने खाना नहीं खिलाया। मैं तुम्हारी इस दयालुता से बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। इनाम? कैसा इनाम माता जी? मैं तुम्हें अपना एक जादुई सोने का गोलगप्पा दे रही हूँ। याद रखना, ये कोई साधारण सोने का गोलगप्पा नहीं बल्कि जादुई गोलगप्पा है। ये साइज में भले ही अभी छोटा है, पर ये तुम्हारी इच्छा अनुसार बड़ा होता जाएगा। जब तुम इससे कुछ मांगोगे तो इसका आकार बढ़ जाएगा और ये जादुई गोलगप्पा तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देगा। माता जी, जब आपके पास जादुई सोने का गोलगप्पा है तो आपने इससे अपनी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं की? बेटा, कुछ राज को राज ही रहने देना चाहिए। और एक बात, इस जादुई सोने के गोलगप्पे के बारे में कभी किसी को मत बताना। और जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए और तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था भी ठीक हो जाए तो ये जादुई सोने का गोलगप्पा अपने ही जैसे किसी लाचार और ईमानदार व्यक्ति को दे देना। इतना बोलकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और रघु जादुई सोने के गोलगप्पे को लेकर घर जाता है। परंतु घर जाते ही रघु की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो जादुई सोने के गोलगप्पे से कहता है, हे जादुई सोने के गोलगप्पे, कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब है, जिस वजह से मैं सही से काम नहीं कर पा रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तबीयत को बिल्कुल ठीक कर दो। रघु के इतना कहते ही वो जादुई सोने का गोलगप्पा काफी बड़ा हो जाता है और उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है। अब जैसे ही वो तेज रोशनी रघु के ऊपर पड़ती है तब रघु बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ये देख चुन्नी बड़ी हैरान होती है। रघु जी, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ चुन्नी, ये सब इस जादुई सोने के गोलगप्पे का कमाल है। मैंने तुम्हें बताया था ना माता जी के बारे में, जिन्होंने मुझे जादुई सोने का गोलगप्पा दिया। ये उन्हीं का चमत्कार है चुन्नी। मतलब? इस तरह से रघु चुन्नी को सारी बात बताता है और फिर चुन्नी भी जादुई सोने के गोलगप्पे से कहती है, हे जादुई सोने के गोलगप्पे, मेरे पति के पास अब गोलगप्पे बेचने के लिए बिल्कुल भी गोलगप्पे नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू हमें बहुत सारे गोलगप्पे दे दो। चुन्नी के इतना कहते ही एक बार फिर से जादुई सोने का गोलगप्पा काफी बड़ा हो जाता है और उसमें से कई सारे गोलगप्पे के पैकेट निकलने लगते हैं। इस तरह से रघु के पास बहुत सारे गोलगप्पे हो जाते हैं और वो उन गोलगप्पों को ले जाकर बाजार में बेचने लगता है। गोलगप्पे हर बार से ज्यादा बिकते। ये देख रघु अपनी बीवी से कहता है, चुन्नी, हमारे सारे गोलगप्पे बिक गए। अब तुम देखना, वो दिन ज्यादा दूर नहीं रहेगा जब हमारी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। हमारी बेटी आंचल भी अच्छे स्कूल में जाएगी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं रघु जी। इस तरह से बहुत जल्द रघु और चुन्नी जादुई सोने के गोलगप्पे की मदद से अमीर हो जाते हैं। जब उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बेहतर हो जाती है तब रघु उस जादुई गोलगप्पे को उसी के जैसे किसी गरीब और नेक इंसान के हाथों पर सौंप आता है और इस तरह से जादुई सोने का गोलगप्पा जिस किसी के भी हाथ जाता उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती।